हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है गणित गौरव ब्रह्मगुप्त। ये वो जोश भरी कहानी है जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष की गहराइयों में कुछ खोज निकालना चाहता था और वहाँ से वो उस लोकेशन को छोड़कर एक गणितज्ञ बना, मैथमेटिशियन बना, और वो भी मैथमेटिक का एक्सपर्ट। और उस जमाने में जब इसको कोई जानता ही नहीं था। तो ये बहुत ही डेंजरस सी कहानी है हमारे पास में, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली जोश भरी कहानी है और कहीं ना कहीं आपको भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं इस कहानी को। और कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा ब्रह्मगुप्त। अब कहानी हम शुरू करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको क्लास 9 नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर देखने हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, बुक की पीडीएफ चाहिए, तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करना और इस वेबसाइट पर आपको ये सारे सॉल्यूशंस वगैरह लिखे हुए मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं कहानी को। बहुत ही प्यारी सी कहानी है इनकी, छोटा सा चैप्टर, समरी में देखे कहानी, पूरी डिटेल्ड कहानी हमको नहीं दी गई बुक के अंदर, क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे हैं यार, अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम पूरी कहानी को समझ पाए उस लेवल पे। तो कहानी शुरू होती है, महान ज्योतिषी और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त की कहानी है, ये कैरेक्टर है हमारी कहानी का मेन। अब कहानी रियल कहानी है, ये ऐसा मत सोचना कि मनगढ़ंत कहानी है, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो जो है एक व्यक्ति थे ब्रह्मगुप्त, जो कि ज्योतिषी और गणितज्ञ, गणितज्ञ होते हैं मैथमेटिक्स, और ज्योतिषी होती है जो वो होते हैं ना स्पेस, चांद सितारों के बारे में, वो ज्योतिष शास्त्र होता है, वो अलग ही टॉपिक है पूरा अपना। तो इन दोनों के बारे में इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, और कैसे इनका जो है समय चला, क्या 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 हुआ, कैसे हुआ इनके जीवन में, इन्होंने ज्योतिषी क्यों सीखी, गणितज्ञ क्यों बने, तो वो सारी कहानी इसी के अंदर है। इनका जन्म हुआ 598 ईसा पूर्व, यानी कि 520 शक संवत या 655 20 अंक में हुआ था। अब देखो, ये तुमको कंफ्यूज कर रहा होगा, भाई 598 है, कहीं 520, 655 चल क्या रहा है ये। देखो, आज से कुछ साल पहले, नहीं 10-20 साल पहले नहीं, कुछ 100 साल पहले कह लो तुम, तो अंग्रेज भारत आए थे लगभग 1600 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने हमको अपने वाली पद्धति दी, अंग्रेजों वाली पद्धति, जिसको हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम ईस्वी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो कैरेक्टर था, वो भारत में उस समय जन्मा था जब अंग्रेज थे ही नहीं, अपना भारत का अपना ही सिस्टम चल रहा था। तो उस टाइम पे जो भारत के अंदर जो समय, जो ईयर्स, पुराने ऐतिहासिक ईयर्स को काउंट करते थे, वो कुछ शक संवत या 20 इस फॉर्म में गिने जाते थे। लेकिन हमको, क्योंकि हम तो अभी पढ़ रहे हैं ना, तो हमको जो है जो सिस्टम में पढ़ाया गया वो अंग्रेजों का सिस्टम था, और इसीलिए हम इसको ईस्वी में पढ़ते हैं, और ईस्वी में ही हमको पल्ले पड़ता है कुछ, ठीक है। अब भी मान लो, तुम समझ लो बहुत प्राचीन बात है, लेकिन डेट ध्यान रखना ईस्वी वाली, ठीक है। इनका जन्म स्थान जो था भीनमाल, माउंट आबू राजस्थान में है, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। ये जो माउंट आबू नाम की जगह है, ये गुजरात सीमा के आसपास का जो है इलाका है वहाँ पे। और इनके पिता का नाम था विष्णुगुप्त, यानी कि इनका नाम था ब्रह्मगुप्त। और गुप्त, देखो गुप्त गुप्त आसान है, अभी ये ब्रह्मगुप्त है, ये विष्णुगुप्त है इनके पिता। ब्रह्मगुप्त उज्जैन गुरुकुल, वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में जा चुकी है ये जगह उज्जैन। तो वहां पर जो है खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री यानी कि स्पेस में चांद सितारों की जो है पढ़ाई करने वाले व्यक्ति, उनके बारे में, उनसे, उनको देखते हुए भविष्यवाणी, ऐसी चीजें कर सकते थे उस समय भारत के लोग, और ऐसे ही थे इनके पिता। अब कहीं ना कहीं तुमको देखने को लग रहा होगा, कहानी से समझ आ रहा होगा कि जैसा पिता, अब पिता जो है बच्चे को क्या सिखाएगा, जो उसने सीखा हुआ है वही तो बताएगा, और उसका असर बच्चे पर भी जाएगा। अब ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष शास्त्र के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ, देखो ध्यान दो, ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ थे, गणित के ग्रंथ नहीं थे, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर 2 प्रसिद्ध ग्रंथ उसने लिखे, क्योंकि पिता ने उसको पढ़ाया, उसको बहुत कुछ सीखने को मिला, और उससे इंस्पायर होकर उसने कुछ रच डाला। तो 2 ग्रंथ लिखे, पहला था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और दूसरा था खंड खाद्य। इन ग्रंथों के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नाम ध्यान रखने, ठीक है। इनकी रचना की थी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना 30 वर्ष की आयु में सन 628 ईस्वी में की गई थी। यानी कि ये जो सिद्धांत था ना, पहला सिद्धांत, ये इन्होंने 30 वर्ष की जब उम्र थी इनकी, उस समय करी थी। ब्रह्मगुप्त से पहले भी ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा जा
चुका था, यानी कि इनसे पहले ही किसी और ने यह ग्रंथ लिख दिया था, किसी और व्यक्ति ने, लेकिन उनकी बातें ना स्पष्ट थी और ना ही नवीन ज्ञान पर आधारित थी। यानी कि उन्होंने जो लॉजिक दिए ना, अपने जो कहानी उसने बताई कि ऐसा ऐसा बात है, और उसके ऊपर जो थ्योरीज उसने दी थी, उनको पढ़ने के बाद किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। अब उसको जो है मॉडिफाई कह लो या फिर जो है रीअपडेटेड कह लो, नए ज्ञान के साथ में नया सिद्धांत लिखा गया, जिसको नाम दिया गया ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, और इस पर आधारित है अब ये। तो इसीलिए ब्रह्मगुप्त ने नया सिद्धांत ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। स्फुट का मतलब होता है फैलाया हुआ या फिर संशोधित, यानी कि मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाइड ही कहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा समझ आ जाता है आप लोगों को। यह ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रामाणिक एवं मानक ग्रंथ है। यानी कि जो खगोल शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र है कह सकते हो, जो स्पेस के बारे में जो ज्ञान हमें मिला है, इस ग्रंथ में बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं। इस ग्रंथ में 25 अध्याय और 1008 श्लोक हैं। अब ये श्लोक देखो, पुराने जमाने में, आज से ये मान लो तुम 600-800 साल पहले से, मतलब ये साल हटा दो 600-800 साल, उससे पहले भारत में संस्कृत एक प्रचलित भाषा रही है और उनको जो है श्लोकों में लिखा जाता था। इसीलिए अगर आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, कोई भी वेद या वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलती है और उनके अंदर होते हैं श्लोक। अब आप 8th में थे, पढ़ के भी आए होगे और कुछ ने अभी भी ले रखी होगी। इसमें 12वें जो अध्याय है उसको गणिताध्याय नाम दिया गया है, यानी कि उसका ही एक छोटा सा पोर्शन है गणिताध्याय, अर्थात इसमें अंक गणित और क्षेत्रमिति संबंधी विषयों पर सामग्री दी गई है। देखो क्या होता है, गणित है ना, हम तो गणित को गणित कहते हैं, मैथ को मैथ कहते हैं ना, लेकिन मैथ के भी कई सारे हिस्से होते हैं। आपने मैथ पढ़ा है, पढ़ भी रहे हो, है ना। आपने कुछ चैप्टर्स ऐसे देखे होंगे जिसमें ये सीडी है, इसका क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, वो चीज़ें निकालते हैं। कुछ होते हैं साइन थीटा कोस थीटा फलाना ढिमक्का, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। कुछ होते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं ये मैथ भी। तो इन्होंने जो है अंक गणित और क्षेत्रमिति, दो चीज़ों के ऊपर जो है ज्ञान दिया था, सामग्री दी थी पढ़ने के लिए। इसके 18वें अध्याय को कुटुकाध्याय नाम दिया गया है। इसमें बीजगणित और अनिर्धारीय रेखिक एवं वर्ग समीकरणों के हल दिए गए हैं। वर्ग समीकरण होते हैं ये जो एक्स वाई जेड वाली जो इक्वेशंस होती है ना, उनके सॉल्यूशंस। इसके अध्याय 2 में त्रिकोणमितीय का कार्य किया गया है। ब्रह्मगुप्त ने गणित, त्रिकोणमिति होती है ये टेंजेंट थीटा साइन थीटा वगैरह। अब ये तुम अभी शायद 9th में ही आएंगे आपके पास में, अब 9th में हो, 9th में ही आएंगे आपके पास में, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा त्रिकोणमिति से, टेंजेंट वेंजेंट, आसानी सब्जेक्ट है, पढ़ लेना उसको अच्छे से, आगे भी काम आएगा। ब्रह्मगुप्त ने गणित विषय के अध्यायों में अंक गणित के सभी प्रकर्मों का ज्ञान दिया है। यही नहीं, उन्होंने गणित विषय से संबंधित शून्य के उपयोग के नियम खोजे। अब तुम बोलोगे भैया शून्य तो आर्यभट्ट ने खोज दी थी, ये क्या कर रहा था, वो तो बहुत पहले खोज के जा चुके थे। देखो, एक व्यक्ति जिसने खोज करी है, खोज तो नहीं मतलब उससे पहले भी कुछ ना कुछ यूनिट तो हम इस्तेमाल कर ही रहे थे, लेकिन हुआ क्या, उसको जो है रीअरेंज करना पूरा, वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इन्होंने भी उसमें कहीं ना कहीं अपना छोटा सा योगदान दिया है। शून्य के उपयोग के नियम खोजे कि हम किस समय कहाँ पर शून्य इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कारण भारतीय गणितज्ञों में सबसे पहले आर्यभट्ट और उसके बाद भास्कराचार्य प्रथम, तत्पश्चात ब्रह्मगुप्त का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने बता दिया सबसे पहले जो मेन योगदान जो शून्य के ऊपर दिया वो आर्यभट्ट ने दिया, उसके बाद में भास्कराचार्य प्रथम ने, और उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने। यानी कि इनके जो इस्तेमाल थे ना, हम जीरो को अब तो जीरो लिख देते हैं सिंपल सा, लेकिन ये जीरो जीरो कैसे बनी वो काफ़ी डेंजरस कहानी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भरी कहानी है, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स हुए, पूरा सिस्टम बदला गया। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा सा सिंबल है, रुको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये सिंबल मैं बना दिया एक रैंडम सा, और मैं इसको कहूँ कि भैया ये 2 है, तुम मानोगे 2 है? नहीं मानोगे ना। ये वैसा सा ही टाइम था आर्यभट्ट के टाइम पे, जब उसने जीरो को इस्तेमाल करके लोगों को बताया कि इसको तुम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उसी के ऊपर आगे जो है योगदान दिया गया, भास्कराचार्य ने दिया, और उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने भी इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, उन चीज़ों के बारे में बहुत सारे लॉजिक्स बनाए थे। ब्रह्मगुप्त पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित ज्योतिष की रचना
विशेष क्रम से की और ज्योतिष और गणित को अलग अलग अध्यायों में बांट दिया। यानी कि उससे पहले क्या करते थे हम लोग, आपने जो है एक पंचांग टाइप से सिस्टम देखा होगा, आज के जमाने में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत पहले रचा जा चुका था। उसको देख के हम लोग जो है कुंडली वगैरह का सिस्टम सुना होगा तुमने, कुंडलियां वगैरह निकालते हैं, ये बहुत प्राचीन सिस्टम है, भारत के अंदर से बहुत पहले से चला आ रहा है। और ऐसी ही चीजें थी, ज्योतिष से उस समय जो है ना सारा मामला, मैथ गणित कह लो, ज्योतिष कह लो, सब इकट्ठा चिपका पड़ा था, पता ही नहीं क्या ज्योतिष क्या गणित सब पढ़ा देते थे। उसके बाद में ब्रह्मगुप्त ने इनको अलग अलग करा, बोला भैया ये अलग बात है, ये जो है ये चीज हमारे अलग काम आएगी, ये गणित जो है अलग जो है टॉपिक है, इसको अलग से रखो तुम। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बीज गणित। अब बीज गणित में ऐसा क्या है, देखो उन्होंने बीज गणित को कुटुक की संज्ञा दी है, यानी कि जो है हम अब तो बीज गणित कह रहे हैं, वो कुटुक कहते थे उसको। ब्रह्मगुप्त ने समीकरणों के नए हल सुझाए, यानी कि जो समीकरण थे, जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उस समय, उनके नए तरीके से सॉल्यूशन निकाल दिए। वेग का मान 10 मानकर चले हैं, वेग होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है 10 मानकर चले हैं। अब ये तुमको लग रहा हो भाई 10 क्या मान लिया, क्यों कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। देखो धरती हर चीज को अपने पास खींचती है, जो कि हमने साइंस के अंदर पढ़ा 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको जो है कहते तो 9.8 है, लेकिन इन्होंने सीधा ही 10 मान लिया भाई, राउंड फिगर रखो, इजी रखो प्रॉब्लम्स को। उन्होंने ना केवल वर्गीकरण की विधि का वर्णन सर्वप्रथम किया, बल्कि विलोम विधि का भी सटीक और विस्तृत वर्णन किया है। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ में 24 प्रकार के प्रश्नों के हल प्रस्तुत किए हैं। तो मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनके अलग अलग टाइप से हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं। इसमें जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, त्रैरेखिक भांड, प्रतिभांड, श्रोणी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के क्षेत्रफल जानने की रीति, चित्र व्यवहार, कैसे डायग्राम बनेंगे, ढाल, खाई आदि के घनफल जानने की रीति, यानी कि जो मैथ के अंदर तुम पढ़ते हो ना, इस दीवार पे प्लस्तर हो गया भैया, ठीक है, ऊपर का छोड़ दो, इस पे कितना खर्चा है, वैसे वैसे सवाल आपने बहुत सारे देखोगे आने वाले टाइम में, और अभी भी देखे होंगे कुछ ना कुछ। तो वो सारी चीजें वैसे से जो चैप्टर्स थे उनके ऊपर इन्होंने बहुत रिसर्च करी है। त्रैवैचारिक व्यवहार, राशि व्यवहार, अन्न के ढेर का परिमाण जानने की रीति, यानी कि एक अनाज का ढेर है उसका बता दो भैया ये कितना है, ऐसे ही बस डायमेंशन नाप के। छाया व्यवहार, इसमें दो संबंध और उसके स्तंभ की अनेक रीतियां आदि हैं। अब तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कुल मिला के चल क्या रहा है चैप्टर के अंदर, बट कुल मिला के तुम एक चीज जरूर समझ लो कि भैया एक बंदा है जो ब्रह्मगुप्त है, जिसने गणित के ऊपर रिसर्च करी है और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना करी है, और वो उसी के अंदर का हम अब जान रहे हैं। और ये देखो एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे कि ये क्या था क्या नहीं मिला, तुमको ग्रंथ का पता होना चाहिए, दो ग्रंथ जो रचना करे उनका नाम पता होना चाहिए, और इनके बारे में पता होना चाहिए कि ब्रह्मगुप्त कौन था, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है तुमको मेन चैप्टर से बस इससे। ब्रह्मगुप्त का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसको हम कहते थे खंड खाद्य। अब इसकी रचना उन्होंने 665 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में विशेषकर अंतर्वेशन और समतल त्रिकोणीय मिति और गोलीय त्रिकोणीय मिति दोनों में जया, यानी कि जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, और कोटिज्या के नियम उपलब्ध, यानी रेडियस, डायमीटर, उनके जो है रूल्स यहाँ पे बना रखे हैं। ब्रह्मगुप्त के दोनों ग्रंथ भांडाकार प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे महाराष्ट्र में देखे जा सकते हैं, वहां पर हमको इनके सबूत मिल सकते हैं देखने को, अगर तुमको देखने हो तो। ब्रह्मगुप्त के इन दोनों ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में सिंध हिंद और अलठ अरकंद नामक ग्रंथों के रूप में किया गया। अब देखो लोग चोर थे, पहले भी थे, आज भी हैं, आज ज्यादा हो गए हैं, पहले भी थे वैसे। अब देखो क्या हुआ, लोगों ने अनुवाद कर दिया, यानी कि इधर की भाषा, इधर का ज्ञान दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। अरब के लोगों ने इस ज्ञान को जो है अलग नाम दिया। दो ग्रंथ थे, एक का नाम रख दिया इन्होंने सिंध हिंद, एक का नाम रख दिया अलठ अरकंद। इस रूप में वहां के लोगों ने इस सेम ज्ञान को जो ब्रह्मगुप्त ने भारत के लोगों के लिए लिखा था उसको इस नाम से जाना। इस प्रकार इनकी प्रसिद्धि अरब देशों तक पहुंची और वे भारतीय गणित और ज्योतिष से लाभान्वित हो गए, यानी कि वो इंप्रेस हो गए, भाई भारत वाले लोगों को कौन सा जो है क्या, कैसे इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से पता लगाते हैं, कौन सी ताकतें उनके अंदर है। तो अजीब ही मैटर चल रहा है, बहुत सारी डिस्कवरियां हुआ करती थी उस टाइम पे भारत में, और इन किताबों को पढ़ने के बाद वहां पर जो गणितज्ञ थे, जो एक्सपर्ट थे ना, वो हिल गए भाई, मतलब चल क्या रहा है ये। बाद में अंग्रेज विद्वान आए, कोलबुक ने 1817 में कुटुकाध्याय यानी कि बीज गणित का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इनके अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन काल जब चल रहा था, कब्जा करके बैठे थे जब भारत पे, तो उनका ही एक बंदा आता है कोलबुक अंग्रेजों का, और वो जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ले जाता है, और अब हम इंग्लिश के जो है नज़ारे ले रहे हैं, मतलब अंग्रेजों की पद्धति से पढ़ रहे हैं।
तब पाश्चात्य विद्वानों को पता चला कि आधुनिक बीजगणित वास्तव में भारतीय बीजगणित पर आधारित है। मतलब कि उस समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि जो गणित हम पढ़ रहे हैं, मतलब अंग्रेजों ने अपना खुद का गणित बना रखा था और खुद के लॉजिक बना के बैठे हैं, लेकिन उनको बाद में पता चला कि ये जो पढ़ाया जा रहा है हमको जो पता लग रहा है वो सारे का सारा भारत से टेप के ले आए ये लोग, हमको कुछ नया नहीं सिखा रहे। उन्होंने गणित के क्षेत्र में कई सारी डिस्कवरियां करी। देखो क्या क्या बताया था। वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने की सरल विधियां जो है हमको दी गई थी, यानी कि एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना, वो दो चीज़ों के सिंपल मेथड इन्होंने बताए थे। शून्य के गुण धर्म की व्याख्या करते हुए उसे एक अलग अंक के रूप में उल्लेखित किया कि ये अलग अंक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि किसी के साथ ही चिपका हुआ रहेगा। शून्य के उपयोग के नियम बताए कि कैसे तुमको उपयोग करना है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अध्याय 12 श्लोक संख्या 44 में उन्होंने वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि दी है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे दे रखा है संस्कृत में। अब संस्कृत तो हमें पल्ले पड़ने वाली है नहीं। देखो, वर्ग चतुर्गुणिता नाम रूपाणाम मध्य वर्ग सहिता नाम मूल मध्य नोने वर्ग द्विगुणोद्धरित्रम मध्य है वर्तमान में प्रचलित। ये जो है ना इन्होंने बताया। अब उस समय भारत में जो लैंग्वेज चलती थी वो तो उसी में बता के चले गए। अब उसके बाद में लोगों को समझना है कि एक्चुअल में वो बता क्या रहे हैं। अब वर्तमान में प्रचलित सूत्र और इस विधि में समानता है, जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं, जो इन्होंने बताया है वो सेम टू सेम ही है। इसी प्रकार इन्होंने त्रिभुज और चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि बताते हुए भी कुछ पंक्तियां लिखी थी। स्थूलफलम त्रिचतुर्बाहु प्रतिबाहु योग है 10 घात है भुज्योधृत चतुष्टय भुजनोघातम घात पदम सूक्ष्म। संस्कृत बड़ी ही अजीब है, हमसे भी नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, भुजाओं के योग के, देखो इन्होंने जो है इसकी व्याख्या दी हमको। भुजाओं के योग के आधे को 4 बार लिखकर भुजाएं घटाएं, इसे गुणा का वर्गमूल, इन्हें गुणा का वर्गमूल निकाले और इस प्रकार कुछ निकलता है। मतलब कुल मिला के हमको, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम ये सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट को समझ पाएं, क्योंकि हम अभी बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आती जाएंगी। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल का इन्होंने ये तरीका बताया था कि ऐसा करो और तुम्हारा चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था कुल मिला के, जहाँ ABCD जो है उसकी भुजाएं हैं और 2S ये ABCD सबका जोड़ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका भी इन्होंने बताया इस फॉर्मूले से। और 2S जहाँ पे इन्होंने दिया था ABCD, तो A B और C का जोड़ दिया। यह सूत्र ब्रह्मगुप्त प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला और ये वाला, इनको हम ब्रह्मगुप्त प्रमेय के नाम से जानते हैं, जो यूरोप में पहली बार W स्नेल ने 1619 में अपने एक ग्रंथ की टीका में दिया। यानी कि उन्होंने, अंग्रेजों ने, क्योंकि भाई अंग्रेजों का राजपाट था, अंग्रेजों की मर्जी चल रही थी, और आज भी कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों की ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। अपने विज्ञान में देख लो या कहीं भी देख लो, हर चीज़ में अंग्रेज घुसे मिलेंगे तुमको। अब अंग्रेज आए तो भारत में 1600 के आसपास थे, लेकिन इन्होंने बड़ा गेम यहाँ पे यही खेला था कि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम चल रही थी, जो संस्कृत से चल रही थी या जिस भी तरीके से, उसको पूरा हटा दिया और अपनी जो है कह सकते हो अपनी पद्धति लेकर आया, अपनी नॉलेज लेकर आए यहाँ पे, और उस विकास तक फॉलो किया जा रहा है फिर भी। अब यहाँ पे वही हुआ, अंग्रेज लेके चले गए, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा, वहां से जो है टेप लिया, फिर पता लगा भैया, बाद में पता लग रहा है कि ब्रह्मगुप्त ने लिखा था, तो भारत वाले ने। चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात होने पर उसके कणों की लंबाइयां ज्ञात करने का उन्होंने भी एक सूत्र दिया, जो कि कुछ संस्कृत में ये है और पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अपने को भी। आगे बढ़ते हैं, समझ जाओ डायग्राम से। ठीक है, यहाँ पे भुजाएं दे रखी है। अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, लेकिन कोई ना, बना दिया मैंने काम चला के कुछ भी, क्योंकि ऐसे डिजिटल बनाने मुश्किल होती है यार। तो देखो, ये डायग्राम है कुछ, और यहाँ पर जो है इन्होंने दिया था AC कर्ण। AC कौन सा है? ये वाला जो है, मतलब ये वाली जो लाइन खींच रही है पूरी, ये वाली। तो ये जो डायगोनल थे, इनके बारे में भी इन्होंने फॉर्मूला दिया कि कैसे तुम डायगोनल निकाल सकते हो, कैसे तुम साइड निकालोगे, कैसे एरिया, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया था। आधुनिक गणित के एक इतिहासवेता हॉवर्ड इव्स के शब्दों में, कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए ये सूत्र भारतीय ज्यामिति के सबसे विलक्षण और उत्तमता के अनुपम है। यानी कि अगर आपको इसका जो है डायमेंशन निकालनी है, ये जो फॉर्मूले इन्होंने दिए थे ब्रह्मगुप्त ने, इनके अलावा आज तक जितने भी विद्वानों ने जितने भी फॉर्मूले बनाए हैं अलग अलग तरीके अपनाते हुए, सबसे आसान और सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट है वो इसी का आता है।
गणित के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान को देकर प्रसिद्ध ज्योतिषी और गणितज्ञ भास्कराचार्य ने उन्हें गणक चक्र चूड़ामणि के नाम से सम्मानित किया। तो इनको जो है एक उपाधि दी थी भास्कराचार्य जी ने भी। अब उस पाश्चात्य यानी बाद में जगत में अनिवार्य वर्ग समीकरण का श्रेय जॉन पे 1688 को है, किंतु भारत में ब्रह्मगुप्त उनसे 1000 वर्ष पहले अनिवार्य वर्ग समीकरण जो समीकरण थी उसका हल प्रस्तुत कर चुके थे। अब ये देखो तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, मैं समझता हूँ चैप्टर काफ़ी अजीब सा था क्योंकि मैथ में इंटरेस्ट होता नहीं है और हमको इक्वेशंस जो चीज़ें हम सुन रहे हैं वो हमने शायद पहली ही बार सुनी है। गणित में नई खोज करने के लिए ब्रह्मगुप्त हमारे लिए प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, अनुकरणीय भी हैं। इसी प्रकार गणितज्ञ की मृत्यु 680 ईसा पूर्व में हो गई थी। अब देखो तुमको तो 2-3 चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से याद रखनी है, एग्जाम में वही पूछेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे इस चैप्टर से। पहला, आपको 2 जो ग्रंथ लिखे थे, ठीक है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और ये एक खंड खाद्य ऐसा कुछ था, तो ये 2 ग्रंथों के आपको नाम याद रहने चाहिए बिल्कुल से। उसके बाद में इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और इनके पिता का क्या नाम था। बस यही चीज़ें हैं जो तुमको इस चैप्टर से याद रखनी है, फालतू कुछ याद नहीं रखना। अब यहाँ पे जो है ये हमको कहानी में बता रहे हैं कि जो इन्होंने जो रचनाएं करी थी ना, और जिस टाइम पे करी थी, रचनाएं तो बाद में भी हुई, अंग्रेज चोरी करके ले जाते रहे और कुछ कुछ छाप के दिखाते रहे। अब उससे पहले जब अब यहाँ पे बता भी रहे हैं, देखो जो श्रेय जो है जॉन पेल को जा रहा 688 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने जो रचना जो चीज़ इन्होंने अंग्रेजों ने इतनी लेट बताई, इन्होंने लगभग 1000 साल पहले वही सेम लॉजिक हमको बता दिए थे। तो कितने एडवांस थे इनकी सोच, और उस जमाने में किसको ही पता था भाई गणित क्या होता है। उस टाइम पे इन्होंने इतनी एडवांस चीज़ें जो है हमारे लिए खोज निकाली थी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। चलो ये था हमारी पूरी कहानी और मैंने बता दिए मेन टॉपिक जो तुमको ध्यान रखने इस चैप्टर से। बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैथ के लफड़े में तुम्हें भी पढ़ना नहीं है। अगर मज़ा आ रहा हो तो भाई पढ़ लेना, कुछ समझ लेना, समझ में आए तो इसमें से, क्योंकि देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है मैथ, हमें नॉर्मल मैथ ही समझ में नहीं आता, डिफ़िकल्ट मैथ तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।